नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, जो अच्छे से यहाँ पे जानने वाले हैं। अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। अब दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से सब कुछ याद होता रहे। तो कल की क्लास में हमने सिंधु नदी तंत्र जो है पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी की यदि बात की गई थी तो सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती थी? कैलाश पर्वत श्रेणी से, मानसरोवर झील से और बोखरचू ग्लेशियर से। तो 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि झील से तो मानसरोवर झील से, किस पर्वत से? कैलाश पर्वत से, और साथ ही किस ग्लेशियर से या हिमनद से पूछा जाएगा तो बोखरचू ग्लेशियर से। लंबाई की यदि बात करते हैं सिंधु नदी की तो 2880 किलोमीटर से लेकर 3180 किलोमीटर जो इसकी लंबाई थी। साथ ही यदि बात करते हैं तिब्बत में इसका नाम क्या था? सिंगी खम्बाब के नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है, जिसका अर्थ है शेर का मुख। साथ ही यदि हम बात करते हैं तो जो सिंधु नदी है ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है यानी एंटर करती है? तो भारत में जो है दमचौक नामक स्थान से एंटर करती है और इसके बाद लद्दाख श्रेणी को काटती है, और लद्दाख श्रेणी को काटने के बाद जो है लद्दाख पे जास्का श्रेणियों के बीच से बहती है। इसके बाद चिल्लास नामक स्थान से जो है भारत से बाहर निकल जाती है, और भारत से बाहर निकलने के बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान से बहती हुई जो है सीधी अरब सागर में अपना जल गिराती है। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो दाएं हाथ की और बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। तो दाएं हाथ की यदि हम बात करेंगे और बाएं हाथ की, तो बाएं हाथ की सहायक इसकी नदियाँ हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, द्रास, श्योक और जास्कर। ये जो है बाएं हाथ की। अब दाएं हाथ की जैसे तोची है, गोमल है, तोची, गोमल और खुर्रम, साथ ही ब्योआ, सेंगर और गिलगित। ये जो है इसकी दाएं हाथ की सहायक नदियाँ जो कि दाएं तरफ से इसमें जल मिलाती हैं। किस दिशा में बहती है? उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है सिंधु नदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही सिंधु नदी के किस तट पर जो है लद्दाख का लेह शहर बसा हुआ है? तो दाएं तट पर जो है बसा हुआ है। अब इसके बाद हमने जाना था सिंधु नदी जल समझौता। तो सिंधु नदी जल समझौता जो है किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में 1960 में हुआ था, यानी 19 सितंबर 1960 में हुआ था। और इस समझौते के बाद जो है पूर्वी नदियां, जैसे हमने बात की थी रावी, ब्यास और सतलुज, ये पूर्वी नदियां भारत के हिस्से में आई थी, जिसमें से सिंधु जल समझौते में 20% पानी भारत के हिस्से में और 80% पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया था। पाकिस्तान के हिस्से में पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब ये आई थी। और साथ ही यदि हम बात करते हैं जब ये सिंधु नदी जल समझौता हुआ था तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और साथ ही पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान थे। तो इन दोनों के हस्ताक्षर हुए थे जल संधि पर यानी ट्रीटी पर। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हमने कुछ दोआब जाने थे। दो दोआब की यदि बात करते हैं तो दोआब क्या होता है दोस्तों? दोआब की यदि बात की जाए तो 2 नदियों के जो बीच का भाग होता है उसको दोआब कहते हैं। जैसे सिंधु और झेलम के बीच के दोआब को सिंधु सागर दोआब कहा गया। सिंधु और झेलम के बीच का सिंधु सागर दोआब, साथ ही झेलम और चिनाब के बीच जज दोआब, साथ ही चिनाब और रावी के बीच क्या होता था? बारी दोआब था, और साथ ही ब्यास के बीच और रावी के बीच कौन सा था? बारी दोआब। और इसके बाद व्यास व सतलुज के बीच जो है विष्ट दोआब था। तो इन सभी तक यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब उससे आगे की हम बात करेंगे। तो ये नदियाँ जो है रह गई थी सिंधु की कुछ सहायक नदियाँ, पहले इनको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो है जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे झेलम नदी। तो झेलम नदी की हम बात करते हैं 725 किलोमीटर लॉन्ग है। साथ ही इसका पुराना नाम क्या है? बितास्ता के नाम से इसको प्राचीन काल में जाना जाता था। उद्गम यानी ओरिजन बैरीनाग नामक स्थान से। स्थान पूछा जाएगा बैरीनाग नामक स्थान से। अगर झील पूछा जाएगा तो शेषनाग झील से इसका उद्गम हुआ था यानी ओरिजन। सहायक नदियाँ
तो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं झेलम की, जैसे पोहरू है और किशनगंगा। किशनगंगा को जो है नीलम के नाम से भी जो है जाना जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये झेलम नदी जो है इस प्रकार जो है बहती है, बेरईनाग नामक स्थान से निकलती है। और साथ ही दोस्तों ये कौन सी है, ये झील पड़ती है यहाँ पे, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब झेलम नदी की यदि बात करेंगे तो ये चिनाब की जो है सहायक नदी है, और चिनाब से जो है पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर जो है मिलती है। तो झेलम जो है चिनाब नदी की सहायक नदी है, और चिनाब में जो है पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर जो है मिल जाती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी झेलम 725 किलोमीटर लॉन्ग है, पुराना नाम बितास था, उद्गम बैरीनाग नामक स्थान से। झील की बात की जाए तो शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। सहायक नदियाँ पोहरू और किशनगंगा, किशनगंगा को नीलम नाम से जाना गया, और साथ ही झेलम नदी जो है चिनाब से पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर मिल जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी जो है लगभग 1200 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका उद्गम बारालाचला दर्रे से जो है होता है। यानी कहाँ से, जो चिनाब नदी है इसका उद्गम बारालाचला दर्रे से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। चिनाब नदी की बात करेंगे तो सिंधु की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। जो सिंधु नदी है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब नदी है। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है, अश्किनी के नाम से जो है इसको जाना जाता है। चिनाब नदी की हम बात करेंगे तो दो नदियों से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा। इन दो नदियों के मिलने से बनती है। जिस प्रकार हमने जाना था गंडक नदी को कि काली गंडक और त्रिशूली गंगा के मिलने से जो है कौन सी नदी बनी थी, गंडक नदी बनी थी। उसी प्रकार से जो है बारालाचला दर्रे से दो नदियाँ निकलती हैं, चंद्रा और भागा। ये हिमाचल प्रदेश के जो है तंडी नामक स्थान पर जो है आपस में मिलती हैं, और इन्हीं की संयुक्त धारा से जो है चिनाब नदी का निर्माण होता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही चंद्रा और भागा जो है नदियाँ हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर जो है मिलती हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये है दोस्तों चंद्रा और ये है भागा। इस प्रकार ये तंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर ये तंडी नामक स्थान पर जो है मिलती हैं, और इसके बाद से जो है ये चिनाब नदी के रूप में जो है बहती हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये चिनाब नदी आपको समझ आई होगी, 1200 किलोमीटर लॉन्ग है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा कहा जाता है, और साथ ही दो नदियों के मिलने से बनती है चंद्रा और भागा। पुराना नाम क्या है, अश्किनी है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। तो HP से यहाँ पे मतलब है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को जो है चंद्रभागा के नाम से जो है जाना गया था। यानी हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना गया था, चंद्रभागा के नाम से। इसकी सहायक नदियाँ जैसे मरुसुधार है जो कि सबसे बड़ी नदी है चिनाब की, तभी, नीरू, बिचलैरी और मियार नाला, तो ये सारी जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सारी चिनाब नदी की सहायक नदियाँ हैं। जैसे मरुसुधार है जो कि सबसे बड़ी नदी है, फिर तभी, नीरू, बिचलैरी और मियार नाला। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी की यदि बात करते हैं 720 किलोमीटर लॉन्ग है। कितनी दोस्तों, 720 किलोमीटर लॉन्ग है। रावी का उद्गम कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। यानी जो रावी नदी है इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा, और जिसमें अटल सुरंग भी है, तो ये आपको याद रखना, यहीं से जो है रावी नदी का उद्गम होता है। रावी नदी पर कौन कौन से बांध यानी डैम बने हुए हैं, चमेरा व थीन परियोजना। थीन परियोजना को रणजीत सागर डैम के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं बुधिल और सिउल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है रावी नदी के बारे में। उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, बांध चमेरा व थीन परियोजना है, सहायक नदियाँ बुधिल और सिउल। अब आते हैं ब्यास नदी के बारे में। तो ब्यास नदी की यदि बात की जाए तो कितनी, 470 किलोमीटर लॉन्ग है। याद रखें दोस्तों, ब्यास नदी की यदि हम बात करते हैं 470 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका उद्गम जो है ब्यास कुंड से होता है। कहाँ से, ब्यास कुंड से, जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास है। यानी ब्यास नदी की हम बात करेंगे तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन ब्यास कुंड से। ये ब्यास कुंड कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा है इसी के पास जो है पड़ता है ये ब्यास कुंड। ब्यास नदी सतलुज की जो है सहायक नदी है, और ये सिर्फ जो है भारत में बहती है। यानी ये जो 5 नदियां हैं सिंधु की सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज,
इनमें से ये 4 नदियाँ जो है पाकिस्तान में जाकर जो है सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं, लेकिन ब्यास नदी जो है केवल भारत में ही बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और ये किसकी सहायक नदी है? सतलुज की जो है सहायक नदी जो है हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों सतलुज नदी के बारे में। तो सतलुज नदी की यदि बात की जाए तो इसका पुराना नाम क्या है? सतलुज का सतुद्री के नाम से इसको जाना जाता था प्राचीन काल में। उद्गम की हम बात करते हैं, तिब्बत की राकसताल झील से जो है इसका उद्गम होता है। जो सतलुज नदी है इसका उद्गम भी कहाँ से है? तिब्बत की राकसताल से होता है। साथ ही तिब्बती नाम क्या है इसका? तिब्बती नाम है लोंगचैन खम्बाब। यानी तिब्बत में जो है सतलुज नदी को किस नाम से जाना जाता है? लोंगचैन खम्बाब के नाम से। यह नदी जो है शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो ये आपको याद रखना है। यानी जिस प्रकार जो है हमने जाना था सिंधु नदी किस दर्रे से फिर कहाँ से प्रवेश करती थी? दमचौक से। उसी प्रकार सतलुज नदी जो है भारत में शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। और ये शिवकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज बना हुआ है और यहाँ से जो है इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। यानी जहाँ पर सतलुज में जो है ब्यास नदी आकर मिलती है तो इन दोनों के संगम पर हरिके बैराज जो है बना हुआ है। और यहीं से जो है भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर जो है निकाली गई है। यानी इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। यहाँ पे दोस्तों सबसे लंबी नहर लिख लेंगे, नदी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है नदी नहीं होगा, यहाँ पे होगा नहर। तो इसको यहाँ पे हम नहर लिखते हैं। क्या? सबसे लंबी नहर है। याद रखें दोस्तों ये सबसे लंबी जो है नहर हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की सतलुज की। जैसे ब्यास है, स्पीति, बाजपा और नोगली खड्ड, ये जो है इसकी सहायक नदी। आप दोस्तों ये पड़ती है सतलुज नदी। ये इस प्रकार जो है बहती हुई आती है। और यदि हम बात करते हैं ये है ब्यास नदी, इस प्रकार जो है ये इसकी आकार है किस प्रकार ये बहती है। अब ये जब यहाँ पे मिलती है तो पाकिस्तान नहीं बल्कि पंजाब के हरीके नामक स्थान पर मिलती है। और यहीं पर जो है हरीके बैराज जो है बना हुआ है जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है और भारत की सबसे लंबी नदी है। और साथ ही ये है स्पीति नदी जो कि किसकी सहायक नदी है? सतलुज की जो है सहायक नदी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था दोस्तों किसकी? झेलम की सहायक नदियाँ थी। अब बात करते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जो कि हमारा आज का टॉपिक होता है। यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कौन सी सबसे लंबी है, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यदि हम इसके उद्गम यानी ओरिजिन की बात करते हैं तो उद्गम इसका होता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से। जिस प्रकार हमने जाना था सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता था? बोखरचू ग्लेशियर से। अब यहाँ पे ग्लेशियर की बात की जा रही है तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से? चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से। कहाँ पे पड़ता है? ये भी कैलाश पर्वत श्रेणी में पड़ता है और साथ ही मानसरोवर झील से भी और साथ ही कैलाश पर्वत श्रेणी से भी। 3 प्रकार से क्वेश्चन बनता है तो तीनों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। साथ ही ये जो ग्रीन वाली है ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो ग्रीन वाली मुख्य शाखा इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। अब तिब्बत में ये तिब्बत से निकलती है तो तिब्बत में इसको किस नाम से? यारलुंग सांगपो के नाम से जो है तिब्बत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। और ये है दोस्तों नामचा बरवा पर्वत श्रेणी जिससे यू टर्न लेती है और यांगयाप दर्रे से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है। जिस प्रकार जो है सतलुज नदी भारत में जो है किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिवकिला दर्रे से। और इसी प्रकार जो है ये यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब इसकी सहायक नदियाँ ये हो गई दोस्तों दिबांग हो गई, लोहित हो गई, बूढ़ी, दिहांग हो गई, धनसिरी हो गई, कपिली हो गई और ये है बराक जिसका अन्य नाम है सोरमा नदी जो कि मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। सुबनसिरी हो गई जो कि सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र की। ये कामेग हो गई, मानस हो गई, संकोच हो गई और तिस्ता हो गई। और ये है दोस्तों माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है और विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये थी इसकी सहायक नदियाँ जो कि आप सभी को अच्छे से समझ आई होंगी। और ये है बंगाल की खाड़ी जहाँ पर अंतिम रूप से जो है अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसको जो है हम सीक्वेंस में लिखते हैं सारे पॉइंटों को ताकि एक एक करके आपको अच्छे से याद हो जाए।
तो अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी 2900 किलोमीटर लॉन्ग है। कितनी दोस्तों, ये रहा, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ये रेड वाली आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। ये चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से निकल रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही यदि अब हम बात करते हैं जैसे दिबांग है, लोहित है, धनसिरी, कपिली, साथ ही ये सुबनसिरी, कामेग हो गई, मानस तिस्ता ये रही और संकोच, तो ये आपको याद रखना। और ये है बराक नदी। और ये है दोस्तों इधर सा ये वाली, ये है गंगा, जिसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जो है जाना जाता है। और ये दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलकर जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब इसको ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है 2900 किलोमीटर। अब इनमें से जो है कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। चीन में जो है लगभग 625 किलोमीटर बहती है, भारत में 916 किलोमीटर बहती है और बांग्लादेश में 360 किलोमीटर जो है बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके उद्गम यानी ओरिजिन की। मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत श्रेणी से, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। उद्गम से, किस पर्वत से, कैलाश पर्वत से, किस झील से, मानसरोवर झील से, किस ग्लेशियर या हिमनद से, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से। तीनों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। तिब्बती नाम क्या है, तिब्बती नाम है यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र नाम से, बांग्लादेश में जमुना नाम से। तो ये अलग अलग स्थानों पर इसका क्या क्या नाम है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। साथ ही माजुली द्वीप जो है जो कि 800 किलोमीटर लॉन्ग है, ये जो है इसी नदी में जो है पड़ता है। साथ ही माजुली द्वीप पर जो है मिसिंग जनजाति पाई जाती है और असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब कोई भी द्वीप बनता कैसा है, तो आप सभी को पता है द्वीप यानी आइलैंड क्या होता है। जमीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, लेकिन ये एक नदी द्वीप है। यानी जब ये नदी बहती है ब्रह्मपुत्र नदी असम से होकर, तो ये जो है अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट यानी अपसाद बहा कर लाती है। तो ये असम में जो है बहुत सारा अपसाद जो है एक जगह इकट्ठा कर देती है, जिससे जो है एक द्वीप का निर्माण हो गया और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है बन गया है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं यू टर्न कहाँ से लेती है। नामचा पर्वत श्रेणी से जो है यू टर्न लेती है और इसके बाद जो है भारत में एंटर करती है। भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, यांगयाब दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सबसे लंबी सहायक नदी सुबनसिरी है। माजुली द्वीप भारत का पहला द्वीपीय जिला घोषित किया गया है। तो भारत में जो है कौन सा द्वीपीय जिला जो है घोषित किया गया, तो माजुली द्वीप को जो है भारत में पहला द्वीपीय जिला जो है घोषित किया गया है। मयूर द्वीप की बात करेंगे तो ये भी जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। बाएं तट की सहायक नदी है जो कि बाएं तरफ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी में अपना जल गिराती हैं, जैसे दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, बराक और बूढ़ी दिहांग। दाएं तट की सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेग, मानस, अमो, संकोच और तिस्ता। ये दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं जो कि दाएं तरफ से इसमें जल मिलाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, एक नोट लिखेंगे। बराक नदी को जो है सूरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो बराक नदी है इसको किस अन्य नाम से जाना गया है, सूरमा नदी के नाम से। और इसका उद्गम जो है मणिपुर की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। किसकी सहायक है, ये तो आप सभी को पता है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ पे नोट लिखेंगे। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी, अरवरी नदी जो है भारत की सबसे छोटी नदी है, जो कि राजस्थान के अलवर ज़िले से निकलती है। 45 से लेकर 90 किलोमीटर लॉन्ग है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो है भारत की सबसे छोटी नदी है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। यानी जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब कल की क्लास में जो हम प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र जो है पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।